हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बेसिक हिंदी के आज के इस नए लेक्चर में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी गद्य का विकास एवं विधाओं पर आधारित प्रश्न। ये कक्षा 9 की बुक में दिया हुआ है। इसमें केवल 84 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा इसको कवर करने वाले हैं। 84 के 84 क्वेश्चन कवर करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें 84 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर करेंगे और हर एक टॉपिक हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों ने अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि हिंदी गद्य विकास का साहित्य एवं विधाओं पर आधारित प्रश्न हम लोग पूरा कक्षा 9 वाला कवर करने वाले हैं। ये कक्षा 9 की बुक का है। आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने नोट्स के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्न। टोटल 84 क्वेश्चन से हम लोग को पूरों को कवर करने वाले हैं एक वीडियो में। वीडियो हो सकती है लंबा हो जाए, पर देख लेना पूरा। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम लिखिए। तो आपकी जो रानी केतकी की कहानी है, लेखक है उसके हैं मुंशी इंसाअल्लाह खां। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम लिखिए। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है और इसके राइटर कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी। ये परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, इसके राइटर हैं लाला श्रीनिवास दास जी। हमारा तीसरा जो क्वेश्चन आता है कि भारतेंदु के दो निबंधकारों के नाम लिखिए। तो भारतेंदु के दो निबंधकार हैं। पहले हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी और दूसरे हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी। ये भारतेंदु के दो प्रमुख निबंधकार हैं। हमारा चौथा जो क्वेश्चन आता है वो आता है द्विवेदी युग के दो निबंधकारों के नाम लिखिए। मतलब द्विवेदी युग के दो निबंधकार के नाम लिखना है आपको यहाँ पर। तो पहले हमारे हो जाते हैं श्याम सुंदर दास और दूसरे हो जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग की शुरुआत हुई थी। हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारतेंदु युग के 3 नाटकों और उनके नाटककारों के नाम लिखिए। नाटककारों के नाम यहाँ पर नहीं पूछा है, केवल 3 नाटक पूछे हैं। मैंने वहाँ पर नाटककारों का भी नाम लिख दिया है। तो जो हमारा पहला नाटक आता है वो आता है सीताहरण। सीताहरण को किसने लिखा है? देवकीनंदन खत्री जी ने लिखा है। फिर दूसरा आता है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। फिर तीसरा आता है शिक्षादान। शिक्षादान किसने लिखा है? प्रताप नारायण मिश्र जी। तो ये हो गए भारतेंदु युग के 3 नाटक और साथ में उनके रचनाकार। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा छठा जो क्वेश्चन आता है वो आता है संलयन त्रय का क्या अर्थ है? संलयन त्रय का क्या मतलब होता है? तो किसी एक ही कार्य अथवा घटना का एक स्थान पर किसी निश्चित समय में पूरा होना संकलन त्रय कहलाता है। मतलब अगर कोई कार्य है या कोई घटना है तो उसे एक निश्चित समय पर और एक निश्चित स्थान पर आप जब उसे पूरा करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं? संकलन त्रय बोलते हैं। चलिए आगे और देख लेते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है आत्मकथा का क्या अर्थ है? मतलब कि आत्मकथा किसे कहते हैं? आत्मकथा से आप क्या समझते हैं? तो ये मैं आप लोगों को पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाकर पहले की वीडियोज़ को पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो इसका हो जाता है लेखक जब अपने स्वयं के जीवन की कथा को पाठकों के सामने पूर्ण आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करता है तो उसे क्या बोलते हैं? आत्मकथा बोलते हैं। मान लीजिए कि कोई लेखक है, वह अपने जीवन की घटनाओं को पूर्ण आत्मीयता के साथ मतलब संतुष्टि के साथ आप लोगों के सामने प्रकट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आत्मकथा बोलते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8वां का। 8वां आता है जीवनी का क्या अर्थ है? मतलब जीवनी क्या होती है? तो किसी महान व्यक्ति के जीवन के अद्योपांत। अद्योपांत का मतलब होता है शुरुआत से लेकर अंत तक, यानी कि जब उसका जन्म हुआ, जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक, मतलब जिसे बोलते हैं अद्योपांत। अद्योपांत मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। अद्योपांत क्रमबद्ध घटनाओं का उल्लेख जीवनी कहलाता है। मतलब मान लीजिए कोई कवि है, उसके जीवन से की स्टार्टिंग से लेकर और एंडिंग तक, मतलब उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक उसकी जो पूरी क्रमबद्ध घटनाएं हैं, मतलब उसके जीवन में जो घटनाएं हुई हैं उसका उल्लेख करना क्या कहलाता है? जीवनी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 9वां नंबर का कि हिंदी के प्रमुख 3 जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। तो हिंदी के प्रमुख 3 जीवनी लेखक हैं। पहले हैं बाबू गुलाब राय, दूसरे हैं विष्णु प्रभाकर और तीसरे हैं अमृत राय। अमृत राय जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 3 जीवनी लेखक हैं, बाबू गुलाब राय, विष्णु प्रभाकर और अमृत राय। फिर हमारा 10वां नंबर का क्वेश्चन आता है कि जीवनी और आत्मकथा के में क्या अंतर है? तो आप यहाँ पर दोनों की परिभाषा लिख सकते हैं या फिर जो मैंने लिखा है उसको भी लिख सकते हैं। तो जीवनी में किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है, जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की पाठकों को सामने प्रस्तुत करता है। मतलब जो जीवनी होती है वो किसी दूसरे लेखक की जीवनी होती है, मतलब दूसरे लेखक के बारे में होता है, जबकि जो आत्मकथा होती है उसमें लेखक अपने जीवन की कथा को प्रस्तुत करता है या अपने जीवन की कथा को बताता है। तो ये हो जाता है जीवनी और आत्मकथा में अंतर। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन आता है कि संस्मरण किसे कहते हैं? संस्मरण किसे कहते हैं? तो जब लेखक किसी व्यक्ति या महापुरुष या वस्तु या घटना का वर्णन अपनी स्मृति के आधार पर करता है। मतलब मान लीजिए कोई लेखक है, उसने किसी महापुरुष या किसी वस्तु या किसी घटना के बारे में देखा है और वो अपनी यादों के सहारे उसका वर्णन करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? संस्मरण विधा बोलते हैं।
फिर हमारा 12 नंबर क्वेश्चन आता है, वो आता है कि हिंदी के 2 संस्मरण लेखक, मतलब हिंदी के 2 संस्मरण लेखक के नाम लिखिए। तो हिंदी के हमारे पहले संस्मरण लेखक जो हो जाते हैं बनारसी दास चतुर्वेदी, और दूसरे हो जाते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। बनारसी दास चतुर्वेदी और रामवृक्ष बेनीपुरी। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो आता है रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर है। मतलब रेखा चित्र और संस्मरण के बीच में क्या डिफरेंस है। तो रेखा चित्र में कल्पना का महत्व होता है, जबकि संस्मरण में यथार्थता का। रेखा चित्र जो होता है वो कल्पना के आधार पर होता है, जबकि जो संस्मरण होता है वो यथार्थता यानी कि वास्तविकता के आधार पर होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकारों के नाम लिखे। मतलब ऐसे राइटर के नाम लिखे जो कि रेखा चित्रकार करते थे, मतलब रेखा चित्र लिखते थे। तो हो जाते हैं निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी, विनय मोहन शर्मा और देवेंद्र सत्यार्थी। ये जो प्रमुख लेखक आते हैं वो रेखा चित्रकार हैं, ये रेखा चित्रकार में रचना करते थे। फिर हमारा जो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आता है कि यात्रावृत्त किसे कहते हैं, मतलब यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं। तो वह रचना जिसमें लेखक किसी स्थान या विशेष यात्रा का अनुभव के यथार्थ एवं कलात्मक वर्णन करता है, तो उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। मान लीजिए अगर लेखक कोई यात्रा कर रहा है या फिर कोई घटना हुई है उसके साथ में, तो उस यात्रा का जो वर्णन करता है उसे कलात्मक एवं यथार्थ, मतलब कि अपनी कला में और वो वास्तविकता के आधार पर जो उसका वर्णन करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यात्रा वृत्तांत बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा याद आता है कि यात्रा वृत्तांत की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यात्रा वृत्तांत की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो यात्रा वृत्त में स्थान, दृश्य एवं घटनाओं का चित्रमयता रहती है, मतलब कि कोई स्थान रहेगा, दृश्य रहेगा या घटना रहेगी। और यात्रा वृत्त में आत्मकथा, संस्मरण और रिपोर्टाज के तत्व विद्यमान होते हैं। जो यात्रा वृत्तांत लेखक होते हैं या यात्रा वृत्तांत रचना होती है, उसमें आत्मकथा, संस्मरण और रिपोर्टाज ये तीनों के तत्व विद्यमान रहते हैं, तीनों के तत्व उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो आता है कि रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं। रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं। तो रिपोर्टाज अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से बना है। रिपोर्ट शब्द का पर्यायवाची है। वास्तव में रिपोर्टाज रिपोर्ट का ही साहित्यिक एवं कलात्मक रूप है। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन आता है कि 4 रिपोर्टाज लेखकों के नाम लिखिए। 4 रिपोर्टाज लेखक के नाम लिखिए। तो हमारे पहले हो जाते हैं डॉक्टर प्रभाकर माचवे, दूसरे हो जाते हैं विष्णु प्रभाकर, तीसरे हो जाते हैं फणीश्वरनाथ रेणु और चौथे हो जाते हैं अमृत राय। नेक्स्ट हमारा आता है कि गद्य काव्य से क्या तात्पर्य है, मतलब गद्य काव्य किसे बोलते हैं। तो गद्य के माध्यम से की गई किसी विषय का भावपूर्ण अभिव्यक्ति गद्य काव्य कहलाती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन आता है कि गद्य काव्य के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए। मतलब ऐसे 2 लेखक के नाम लिखिए जो कोई गद्य काव्य लिखते थे। तो हमारे पहले हो जाते हैं चतुर्सेन शास्त्री और दूसरे हो जाते हैं राय कृष्णदास जी। ये 2 गद्यकार लेखक हैं, गद्य काव्य लेखक हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है 21 नंबर का क्वेश्चन कि प्रेमचंद के उपन्यासों के नाम लिखे। मतलब जो प्रेमचंद के उपन्यास हैं उनके नाम लिखे। तो प्रेमचंद के उपन्यास है गोदान, गबन, करबला, कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, करबला। ये सारे जो होते हैं गोदान, गबन, करबला, कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, ये सारे मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। चलिए हम लोग हमने देख लेते हैं 22वां नंबर का क्वेश्चन। 22वां नंबर का क्वेश्चन आता है प्रेमचंद्र के उपन्यास किन विषयों पर आधारित है। मतलब मुंशी प्रेमचंद जी ने जो उपन्यास लिखे हैं वो किन विषयों पर आधारित हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास दीनहीन किसान, मतलब किसानों की दीनहीनता को बताया गया है। मजदूर नारी उद्धार, मजदूरों के बारे में बताया गया है। नारी उद्धार यानी कि नारी के बारे में बताया गया है, नारी का उद्धार करने के बारे में बताया गया है। समाज सुधार, मतलब कि देश और समाज की सुधार के बारे में बताया है। राष्ट्रीय चेतना और अन्य विषयों पर आधारित हैं। तो इन सारे विषयों पर मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास आधारित हैं। फिर हमारा नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो आता है कि हिंदी के सर्वप्रथम यात्रा वृत्तांत लेखक एवं उनकी रचना का नाम लिखिए। मतलब हिंदी के सबसे पहले यात्रा वृत्त लेखक कौन है और उनकी रचना का नाम लिखिए। तो हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्तांत लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने, जिसने पहले यात्रा वृत्तांत रचना की है। और वो रचना क्या थी? सरयू पार की यात्रा। हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्तांत लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, उनकी रचना क्या है? सरयू पार की यात्रा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 24 नंबर वाला क्वेश्चन। वो आ जाता है पाश्चात्य दृष्टि से नाटक के तत्व लिखिए। तो पाश्चात्य दृष्टि से नाटक के 6 तत्व होते हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया कि नाटक के 6 तत्व होते हैं। एक होता है कथावस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश कला, भाषा शैली और उद्देश्य। ये 6 नाटक के तत्व होते हैं या नाटक के रूप होते हैं। कथावस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन और फिर देश कला, भाषा शैली और उद्देश्य। ये जो होते हैं 6 नाटक के तत्व होते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम लिखिए। मतलब जयशंकर प्रसाद जी के कौन कौन से नाटक हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी के बहुत सारे नाटक हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं 2-3। सज्जन, कल्याणी, राजश्री, विशाख, आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूंट, विशाख। ये सारी जो रचनाएं आती हैं वो जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं।
फिर हमारा नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आधुनिक साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा क्या है। मतलब कि जो हिंदी साहित्य है उसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मतलब सबसे ज़्यादा प्रचलित विधा कौन सी है, तो हमारी सबसे ज़्यादा प्रचलित विधा आ जाती है कहानी। फिर नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन आता है कि अच्छी जीवनी की प्रमुख विशेषता क्या है। मतलब आप कैसे बताएंगे कि यह अच्छी जीवनी है, तो उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए, तथ्यपूर्ण साहित्यिक विवरण होना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए, प्रेरणादायक स्थलों पर बल होना चाहिए और रोचकता होना चाहिए। अगर ये 5 तत्व पाए जाते हैं तो आप उसे बताएंगे कि कोई भी जीवनी अच्छी है। फिर हमारा नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन आता है कि द्विवेदी युग के 2 समीक्षकों के नाम लिखे। तो द्विवेदी युग के 2 समीक्षक, पहला महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और दूसरे आ जाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास जी। नेक्स्ट हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन आता है कि विषय एवं शैली की दृष्टि से निबंध के कितने भेद होते हैं। तो विषय एवं शैली की दृष्टि से निबंध के कितने भेद, 4 भेद होते हैं। विवरणात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध और विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध और विवरणात्मक निबंध, ये 4 निबंध होते हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन आता है कि अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं। तो अध्यापक जो पूर्ण सिंह है वो द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। किस युग के निबंधकार हैं, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं अध्यापक पूर्ण सिंह जी। फिर नेक्स्ट आता है कि भारतेंदु युग का नाम कैसे पड़ा। तो भारतेंदु जी की अद्वितीय गद्य सेवाओं के कारण तथा अपने समकालीन गद्य लेखकों में उनकी सर्वाधिक सक्रिय होने के कारण 1868 से लेकर 1900 तक काल को उपाधि भारतेंदु के नाम से दिया गया है। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने गद्य लेखकों के साथ मिलकर 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक जो काल में रचना की है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भारतेंदु युग बोलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आ जाता है द्विवेदी युग का नाम कैसे पड़ा। अभी हम लोगों ने देखा कि भारतेंदु का नाम कैसे पड़ा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है द्विवेदी युग का नाम कैसे पड़ा। तो 1900 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक काल में हिंदी गद्य का निर्माता तथा सर्वाधिक प्रसारकर्ता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। मतलब 1900 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक जो काल हुआ और उसमें जो रचनाएं हुई उसमें सर्वाधिक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है, इसलिए इस कालखंड को द्विवेदी युग का नाम दिया गया। मतलब द्विवेदी युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। रहा नेक्स्ट 33 नंबर का क्वेश्चन आता है कि नाटक के तत्वों के नाम लिखे। तो नाटक के निम्नलिखित तत्व होते हैं कथावस्तु, नायक, रस, अभिनय और वृत्ति। ये जो 5 होते हैं वो नाटक के तत्व होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट 34 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हिंदी में रेखा चित्र का सूत्रपात कब हुआ। तो हिंदी में रेखा चित्र का सूत्रपात 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ पदम सिंह शर्मा के पद्म पुराण निबंधों से होता है। मतलब जो हिंदी का पहला रेखा चित्र है वो है पद्म पुराण, इसके राइटर हैं पंडित पदम सिंह शर्मा, यहाँ से होता है ये रेखा चित्र का शुरुआत। नेक्स्ट 35 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारतेंदु के 2 जीवनी लेखक के नाम लिखिए। मतलब भारतेंदु के 2 जीवनी लेखक के नाम लिखिए। तो पहले आ जाते हैं बाल मुकुंद गुप्त और दूसरे आ जाते हैं अंबिका दत्त व्यास जी। ये आ जाते हैं भारतेंदु के 2 जीवनी लेखक हैं। नेक्स्ट 36 नंबर का क्वेश्चन आता है कि द्विवेदी युग के 2 जीवनी लेखक का नाम उल्लेख करते हुए उनकी एक एक कृति का नाम लिखिए। मतलब द्विवेदी युग के 2 जीवनी लेखकों का नाम लिखना है और उनके एक एक कृति का नाम लिखना है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जिनकी रचना है सम्राट अशोक की जीवनी। फिर दूसरा आ जाता है महादेव भट्ट जी जिन्होंने लिखा है लाला लाजपत राय की जीवनी। ये 2 हो जाते हैं द्विवेदी युग के 2 जीवनीकार। फिर हमारा नेक्स्ट 37 नंबर का क्वेश्चन आता है किन्हीं 2 आत्मकथा लेखकों एवं उनकी एक एक कृति का नाम लिखिए। मतलब 2 आत्मकथा लेखक लिखिए और उनके एक एक कृति का नाम लिखिए। तो हमारे पहले आ जाते हैं बाबू गुलाब राय, इनकी आत्मकथा है मेरी या सफलताएं। फिर दूसरे आ जाते हैं वृंदावन लाल वर्मा, इनकी ये आत्मकथा है अपनी कहानी। तो ये हो गए द्विवेदी मतलब 2 आत्मकथा लेखक और उनकी रचनाएं। फिर 38 नंबर का क्वेश्चन आता है किन्हीं 4 गद्य विधाओं के नाम लिखिए। मतलब कि कोई 4 विधाएं लिखी हैं। तो पहला आ जाता है कहानी, निबंध, नाटक और उपन्यास। ये निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास ये जो होते हैं वो हिंदी गद्य के 4 विधाएं हो जाती हैं। फिर 39 नंबर का क्वेश्चन आता है कि पदम सिंह शर्मा किस युग के लेखक हैं। तो पदम सिंह शर्मा द्विवेदी युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के। पदम सिंह शर्मा द्विवेदी युग के लेखक हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आता है कि हिंदी साहित्य के 2 विचारात्मक निबंधकारों के नाम लिखिए। ऐसे 2 लेखकों के नाम लिखिए जिन्होंने विचारात्मक निबंध लिखे हैं। तो पहले आ जाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास, दूसरे आ जाते हैं आचार्य विनोबा भावे। ये 2 हो जाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य विनोबा भावे। ये जो हो जाते हैं वो विचारात्मक निबंधकार हो जाते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन आता है कि शिकार साहित्य के प्रसिद्ध लेखक का नाम लिखिए। ऐसे लेखक का नाम लिखिए जिन्होंने शिकार साहित्य लिखा है। तो श्री राम शर्मा जी एक शिकार साहित्य लेखक हो जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट 42 नंबर का क्वेश्चन आता है हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। ऐसी संस्थाएं लिखिए जो कि हिंदी के प्रचार प्रसार में समर्थ रही या हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाली थी। तो पहला आ जाता है काशी नागरी प्रचारणी सभा और फिर दूसरा आ जाता है फोर्ट विलियम कॉलेज। पहला आ जाता है काशी नागरी प्रचारणी सभा और दूसरा आता है फोर्ट विलियम कॉलेज।
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गद्य किसे कहते हैं। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वह रचना जो छंद के बंधन से मुक्त हो, जिसमें छंद, ताल, लय, सुर ये चीज़ें न पाई जाती हूँ, उसे क्या बोलते हैं, गद्य। जैसे में आ जाता है निबंध, उपन्यास, कहानी। कहानी में न कोई सुर होता है, न ताल होता है, न लय होता है, ऐसे निबंध में भी होता है। फिर हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ। तो हिंदी गद्य का आविर्भाव 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ। 13वीं शताब्दी में हिंदी गद्य का आविर्भाव हुआ। 45 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि गद्य की उपयोगिता क्या है। तो गद्य में हम विचारों या भावों को सरलतापूर्वक सहज भाषा में व्यक्त करते हैं। ज्ञान, विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में सफल एवं सरल अभिव्यक्ति का माध्यम गद्य है। गद्य में हम अपनी कोई भी भावना को बता सकते हैं, जिसमें कि आप लोगों को लय, सुर, ताल, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये हो जाती है कि गद्य की उपयोगिता। फिर हमारा नेक्स्ट 46 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो आता है हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। तो हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी भाषा और ब्रज भाषा में मिलते हैं। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात कब हुआ। मतलब कि ब्रज भाषा का स्टार्टिंग कब हुआ। तो ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात 1343 ईस्वी के आसपास हुआ। कब हुआ, 1343 ईस्वी के आसपास। नेक्स्ट 48 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ब्रज भाषा गद्य के दो प्रसिद्ध लेखक के नाम लिखे। मतलब ऐसे दो लेखक के नाम लिखे जिन्होंने ब्रज भाषा में रचना की है। तो पहले हो जाते हैं हमारे गोस्वामी विठलनाथ और दूसरे हो जाते हैं गोकुलनाथ। इन दोनों ने ब्रज भाषा गद्य में रचना की है। फिर हमारा जो 49 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, वो आ जाता है कि खड़ी बोली गद्य का जनक किसे माना जाता है। मतलब खड़ी बोली की स्टार्टिंग किसने की, या खड़ी बोली के गद्य का जनक किसे माना जाता है। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को खड़ी बोली गद्य का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। किसको माना जाता है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को। फिर हमारा नेक्स्ट 50 नंबर का क्वेश्चन आता है कि खड़ी बोली गद्य के प्रथम लेखक एवं उनकी प्रथम रचना का नाम लिखिए। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम लेखक जो हैं वो हैं कविगंग, और इनकी रचना क्या है, चंद छंद वर्णन की महिमा। फिर हमारा 51 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि खड़ी बोली गद्य के 4 उन्यायिकों के नाम लिखिए। मतलब ऐसे 4 लेखक लिखिए जो कि खड़ी बोली गद्य में रचना करते थे। पहले आ जाता है मुंशी इंसा अल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल और सदल मिश्र। इंसा अल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये 4 लेखक आ जाते हैं जिन्होंने खड़ी बोली गद्य में रचना की है। फिर हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी खड़ी बोली का आविर्भाव कब हुआ। तो 19वीं शताब्दी में हिंदी खड़ी बोली गद्य का आविर्भाव हुआ। नेक्स्ट 53 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी गद्य के प्रचार में ईसाई पादरियों का क्या योगदान रहा। मतलब हिंदी गद्य के प्रचार प्रसार में ईसाई पादरियों का क्या योगदान रहा। तो ईसाई पादरियों ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, मतलब जो ईसाई लोग थे उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए बाइबल का खड़ी बोली में अनुवाद कराया। किस में अनुवाद कराया, जो बाइबल उनका ग्रंथ था उसका किस में, खड़ी बोली में अनुवाद कराया, और उसे भारत के विभिन्न स्थानों पर वितरित कराया। जैसे उन्होंने बाइबल का खड़ी बोली में अनुवाद कराया और उसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उसे वितरित कराया, उसे बंटवाया। तो इस प्रकार ईसाई धर्म के साथ साथ हिंदी का भी प्रचार प्रसार होता रहा। इस प्रकार ईसाई लोगों ने हिंदी का भी प्रचार प्रसार किया। फिर हमारा आ जाता है 54 नंबर का क्वेश्चन कि भारतेंद्र से पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख 4 लेखकों के नाम लिखे। मतलब भारतेंद्र से पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख 4 लेखक कौन कौन से थे। तो मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये 4 जो लेखक थे वो भारतेंद्र से पूर्व हिंदी गद्य के 4 लेखक थे। नेक्स्ट आता है, वो आता है भारतेंद्र से पूर्व किन 2 राजाओं ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया है। मतलब कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी से पूर्व किन 2 राजाओं ने, मतलब 2 राजा थे, वो कौन कौन थे जिन्होंने हिंदी गद्य के विकास में अपना अपना योगदान दिया है। तो पहले राजा थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, और दूसरे राजा थे राजा लक्ष्मण सिंह। ये जो 2 राजा थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, इन्होंने हिंदी गद्य में अपना विकास में योगदान दिया है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है 56 नंबर का क्वेश्चन कि गद्य और पद्य में क्या अंतर होता है। तो गद्य मस्तिष्क के तर्क प्रधान चिंतन की उपज है। व्यवहारिक होने के कारण इसमें विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति करना सरल होता है, जबकि काव्य में बहुत कुछ काल्पनिक होता है तथा इसमें संवेदनशीलता की प्रधानता होती है। मतलब जो गद्य होता है उसमें आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, सिंपल से, उसमें लय, सुर, ताल ये सारी चीज़ें नहीं होंगी और वो पढ़ने में डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। लेकिन जो पद्य होता है उसमें रस, छंद, अलंकार, सुर, ताल ये सारी चीज़ें होती हैं और उसमें काल्पनिकता ज़्यादा होती है पद्य में। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर का कि भारतेंदु युग की कालावधि क्या है। मतलब कि भारतेंदु युग कब से कब तक माना जाता है। तो भारतेंदु युग 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक माना जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 58 नंबर का कि भारतेंदु युग के 2 गद्य लेखकों के नाम और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं और बालकृष्ण भट्ट, इनकी रचना है प्रताप नारायण मिश्र की हठी हमीर और बालकृष्ण भट्ट की है नूतन ब्रह्मचारी। ये भारतेंदु युग के 2 गद्य लेखक है और उनकी एक रचना है। फिर आ जाता है 59 नंबर का क्वेश्चन कि भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखिए। मतलब भारतेंदु युग की कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं। तो पत्रिका आ जाती है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन,
या मैगनीज, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, आनंद कादम्बनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये सारी जो पत्रिकाएं हैं वो भारतीय युग में लिखी गई या इनका प्रकाशन भारतीय युग में हुआ। फिर नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारतीय युग की 2 विशेषताएं लिखिए। तो भारतीय युग की 2 विशेषताएं हैं, पहला है सामाजिक चेतना और दूसरा है रीति निरूपण। 61 नंबर का क्वेश्चन आता है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक का नाम लिखिए और उसके युग का नाम लिखिए। मतलब चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है और वो जो कवि हैं वो किस युग में काम करते थे। तो चंद्रकांता के लेखक हैं देवकीनंदन खत्री जी, और ये युग की बात करें तो ये भारतीय युग के कवि हैं। देवकीनंदन खत्री जी भारतीय युग के कवि है और उन्होंने चंद्रकांता की रचना की है। फिर हमारा जो आ जाता है नेक्स्ट कि हिंदी गद्य के विकास में भारतीय युग का महत्व लिखिए। तो हिंदी गद्य के विकास की दृष्टि से भारतीय युग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस युग में न केवल खड़ी बोली का विकास हुआ है बल्कि हिंदी गद्य साहित्य की भी उन्नति हुई है। नेक्स्ट हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि भारतेंदु द्वारा संपादित 2 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो कविवचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये 2 जो पत्रिकाएं हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इनका संपादन किया है। 64 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन काल लिखें। मतलब कि कविवचन सुधा पत्रिका किस काल में संपादित हुई। तो भारतेंदु युग, और भारतेंदु किस में आता है, वो आधुनिक काल के अंदर आता है। 65 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के योगदान का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कि मतलब हिंदी साहित्य के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का क्या क्या योगदान रहा। तो भारतेंदु को हिंदी में नवजागरण काल का अग्रदूत माना जाता है। वह एक व्यक्ति से बढ़कर संस्था थे। उन्होंने अपने समान धर्म लेखकों का मंडल तैयार किया जिसे भारतेंदु मंडल कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने जैसे लेखकों को एक मंडल बनाया जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। अपने समय के रचनाकारों के साथ मिलकर उन्होंने हिंदी साहित्य में एक नवीन युग का सूत्रपात किया। मतलब कि हिंदी साहित्य में उन्होंने एक विशेष योगदान दिया है। 66 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारतेंदु की भाषा की मुख्य विशेषता एक वाक्य में लिखिए। तो भारतेंदु संस्कृत के सरल शब्दों, प्रचलित विशेषी शब्दों, लोकोक्तियों तथा मुहावरों के प्रयोग से भारतेंदु की भाषा सजीवता आती है। मतलब कि भारतेंदु में कौन कौन सी प्रमुख भाषाएं थी। संस्कृत के सरल शब्द, प्रचलित विदेशी भाषा, लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग, ये सारे भारतेंदु की भाषा में सजीवता लाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है 67 नंबर का कि द्विवेदी युग का समय सीमा क्या है। तो द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक माना जाता है। हो सकता है आप लोगों को स्पीड तेज लगे, लेकिन 84 क्वेश्चन है तो इन्हें खत्म भी करना है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं वीडियो को। तो हमारा 68 नंबर का क्वेश्चन आता है कि द्विवेदी युग के 3 प्रमुख गद्य लेखकों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखें। मतलब कि द्विवेदी युग के 3 गद्य लेखक कौन है और उनकी एक एक रचना का नाम लिखें। तो अध्यापक पूर्ण सिंह, इनकी रचना है आचरण की सभ्यता। एक किस युग के लेखक है, द्विवेदी युग के लेखक है। दूसरे आ जाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास, इनकी रचना है मेरी आत्म कहानी। तीसरे आ जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचना है चिंतामणि। तो हम चलते हैं अपने 69 नंबर वाले क्वेश्चन पर। आ जाता है कि हिंदी गद्य को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सबसे बड़ी देन क्या थी। मतलब कि हिंदी गद्य को आचार्य महावीर प्रसाद जी ने क्या योगदान दिया है। तो हिंदी गद्य को महावीर प्रसाद द्विवेदी की देन काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी की प्रतिष्ठा करना है। मतलब इस खड़ी बोली की स्टार्टिंग करना है। उन्होंने खड़ी बोली को व्याकरण सम्मत रूप मानकर और मानक भाषा के रूप में स्वीकार किया है। मतलब उन्होंने खड़ी बोली को व्याकरण सम्मत रूप माना है और मानक भाषा के रूप में माना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है 70 नंबर का क्वेश्चन कि द्विवेदी युग की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो पहली आ जाती है जागरण सुधार की भावना और दूसरी आ जाती है नैतिकता एवं आदर्शवाद। ये 2 द्विवेदी युग की 2 विशेषताएं हो जाती हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक का नाम लिखिए। तो सरस्वती पत्रिका थी, जो इसका संपादक थे उसके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। नेक्स्ट हमारा 72 नंबर का क्वेश्चन आता है कि द्विवेदी युग के 2 प्रतिनिधि कहानीकारों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के 2 प्रतिनिधि कहानीकार, तो पहले आ जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, दूसरे आ जाते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। फिर हमारा नेक्स्ट 73 नंबर का क्वेश्चन आता है कि द्विवेदी युग के 4 प्रसिद्ध पत्रिकाओं के नाम लिखिए। मतलब द्विवेदी युग में जो 4 प्रमुख पत्रिकाएं हैं उनके नाम लिखिए। तो पहली हो जाती है सरस्वती पत्रिका, दूसरी हो जाती है प्रताप पत्रिका, तीसरी मर्यादा, चौथी सुदर्शन। ये जो 4 पत्रिकाएं हैं वो द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 74 नंबर का कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास जी ने की। किसने की, बाबू श्याम सुंदर दास जी ने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। 75 नंबर क्वेश्चन आता है कि द्विवेदी युग के 3 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। मतलब ऐसे 3 उपन्यासकार लिखिए जो कि द्विवेदी युग में काम करते थे। पहला आ जाते हैं मुंशी प्रेमचंद, दूसरा आ जाते हैं लाला श्रीनिवास दास और तीसरा आ जाते हैं वृंदावन लाल वर्मा। 76 नंबर क्वेश्चन आता है कि द्विवेदी युग के 3 प्रसिद्ध आलोचकों के नाम लिखें। मतलब द्विवेदी युग के 3 प्रमुख आलोचक कौन है। तो पहले आ जाते हैं रामचंद्र शुक्ल जी, दूसरे आ जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तीसरे आ जाते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। 77 नंबर क्वेश्चन आता है कि द्विवेदी युग के निबंध के विषय में क्या थे। मतलब द्विवेदी युग के निबंध के विषय क्या थे।
द्विवेदी युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गद्य विधा निबंध है और इसमें विभिन्न विषयों पर लिखे गए गंभीर लेखों एवं वैचारिक से अभिन्न संबंध था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर 78 नंबर का क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली 2 संस्थाओं का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो पहली संस्था थी नागरी पचाणी सभा और दूसरी आ जाती है फोर्ट विलियम कॉलेज। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर हमारा 79 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी गद्य की किन्हीं 3 नवीन विधाओं के नाम लिखिए। मतलब हिंदी गद्य की 3 विधाएं लिखिए जो कि नई नई विधाएं हैं। तो पहला आ जाता है जीवनी, दूसरा आ जाता है आलोचना और तीसरा आ जाता है यात्रा वृत्तांत। 80 नंबर का क्वेश्चन आता है हिंदी गद्य की 2 प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो हिंदी गद्य की 2 प्रमुख विधाएं हैं, पहला आ जाता है कहानी और दूसरा आ जाता है उपन्यास। फिर हमारा 81 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है विचारात्मक एवं भावात्मक निबंध में क्या अंतर है। मतलब विचारात्मक और भावात्मक निबंध के बीच में क्या डिफरेंस है। तो विचारात्मक निबंध में लेखक किसी विषय पर विचार प्रकट करते हैं, जबकि भावात्मक निबंध में अपने हृदय के भाव को जोड़ दिया जाता है। मतलब विचारात्मक निबंध में अपने विचार को प्रकट किया जाता है और भावात्मक निबंध में अपने हृदय के जो भाव आते हैं उसके बारे में जोड़ दिया जाता है। हमारा 82 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी गद्य काव्य के लेखकों में से किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए। मतलब हिंदी का जो गद्य काव्य था उसमें से 2 लेखकों के नाम लिखिए। तो पहले हो जाते हैं मुंशी प्रेमचंद और दूसरे हो जाते हैं बाबू गुलाब राय। फिर हमारा 83 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि विचारात्मक और वर्णनात्मक निबंध में क्या अंतर है। तो विचारात्मक निबंध में विचार एवं तर्क की प्रधानता होती है, जबकि वर्णनात्मक निबंध में किसी वस्तु को स्थिर रखकर उसका वर्णन किया जाता है। विचारात्मक निबंध क्या होता है, इसमें विचार एवं तर्क की प्रधानता होती है, और वर्णनात्मक निबंध क्या होते हैं, इसमें वस्तु को स्थिर रखकर उसके बारे में वर्णन किया जाता है या उसका योगदान किया जाता है, उसके बारे में चित्रण किया जाता है। फिर हमारा जो 84 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हिंदी की प्रथम कहानी क्या है। तो ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है और इसके राइटर कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी जी। तो हिंदी की प्रथम कहानी क्या है, इंदुमती, और इसके राइटर कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी जी। तो ये मैंने यहाँ पर आपके 84 क्वेश्चंस करा दिए हैं एक ही वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी लेकिन पूरा देख लेना। और ये इसके सारे नोट्स आप लोगों को 84 क्वेश्चन के नोट्स अगर डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ये पूरे नोट्स की हैंड रिटन नोट्स की PDF पूरा फुल डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर सकते हैं और इसे रीड कर सकते हैं। ये पूरी PDF आप लोगों को फ्री टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चलिए हम लोग मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।